हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबों का मेरे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टर। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोग दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मेरा था कि अगर हम इंडक्टर से डीसी करंट अगर सप्लाई करते हैं तो इंडक्टर आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रखना है कि डीसी करंट सप्लाई करने के बाद आपका इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे क्या कि सडन चेंज ऑफ करंट हम इंडक्टर के थ्रू नहीं कर सकते। मतलब इंडक्टर जो होगा वो सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करेगा या इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करेगा। ये मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी था। ठीक है। अब मेरा थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और शायद इस प्रॉपर्टी को लोग डिस्कशन करते भी नहीं है। ठीक है। और इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा इन द प्रॉपर्टी नंबर 3। तो जिस तरीके से हम प्रॉपर्टी नंबर 2 में डिस्कशन किए कि इंडक्टर जो होगा वो सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करेगा। मतलब अगर हम करंट का सडन चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा टाइम है और ये मेरा करंट है आई। ठीक है। तो अगर हम करंट का सडन चेंज करें, यहां पे देख रहे हैं आप क्या कि एट टी इज इक्वल टू सपोज टी नॉट पे आपका क्या हो रहा है, करंट का सडन चेंज हो रहा है। मतलब ये सपोज I1 है तो ये करंट आपका क्या हो रहा है, I2 हो रहा है। मतलब I1 से I2 आपका एट टी इज इक्वल टू टी नॉट पे हो रहा है। तो इस टाइप ऑफ चेंज को, इस टाइप ऑफ करंट के चेंज को इंडक्टर क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर करंट के बारे में तो आप डिस्कशन किए कि करंट को अगर हम सडन चेंज करते हैं करेंगे तो उस केस में इंडक्टर अलाउ नहीं करेगा। तो आप लोग क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि सर अगर हम यही चेंज वोल्टेज में करेंगे तो क्या उसको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। मतलब हम करंट यहां पे नहीं लेंगे, अगर हम यहां पे वोल्टेज लेते हैं, सपोज अगर हम वोल्टेज में सडन चेंज करते हैं, मानते हैं यहां पे वोल्टेज है और हम इस वोल्टेज में सडन चेंज कर रहे हैं। ठीक है। एट टी इज इक्वल टू टी नॉट पे मानते ये आपका T1 है और ये आपका ये आपका V1 है और ये आपका V2 है। ठीक है। तो क्या इसको ये अलाउ करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। तो यही मेरा प्रॉपर्टी नंबर 3 है जिसको कि हम डिस्कस करेंगे कि अलाउ करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। तो एक बार हम फिर से इस प्रॉपर्टी पे आते हैं, इसको डिस्कशन करते हैं। तो मेरा जो जनरल इक्वेशन होता है क्या, VL इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, है ना। VL इज इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। ये मेरा बेसिक इक्वेशन है इंडक्टर के लिए वोल्टेज इंड्यूस्ड का कि एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। अब बताइए कि डी आई अपॉन डी टी जो होगा टी इज इक्वल टू टी नॉट पे क्या होगा। डी आई अपॉन डी टी करने का मतलब क्या, चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। डी आई मतलब चेंज इन करंट, डी टी का मतलब चेंज इन टाइम। तो चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा क्या कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में करंट का चेंज क्या है, बहुत ज्यादा है ना। करंट का चेंज क्या है आपका, बहुत ज्यादा है। और हम लोग अगर हम इसमें बोल सकते हैं कि मैं ऑलमोस्ट टी इक्वल टू 0 है, मतलब सडन चेंज अगर हो रहा है तो dt का वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं। सडन चेंज अगर हो रहा है तो dt का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम ये 0 ले लेते हैं तो क्या होगा, VL आपका इनफाइनाइट मिल जाएगा। VL आपका क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा, क्योंकि DI आपका नॉन जीरो है। I2 माइनस I1 आपको नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा। तो सम कांस्टेंट वैल्यू न्यूमरेटर में डिवाइड बाय 0 वैल्यू क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। दैट मीन्स हम ये मैथमेटिकल इक्वेशन भी ये मेरा कह रहा है कि करंट को हम सडन चेंज नहीं कर सकते। मतलब कभी भी डी आई अपॉन डी टी जो होगा इनफाइनाइट नहीं हो सकता है इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ इंडक्टर। दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। ये मेरा पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये मेरा प्रॉपर्टी नंबर 2 था। अब हम इसी क्वेश्चन से लेकर के हम आते हैं इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अगर हम VL इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी अगर हम लिखते हैं तो अगर सपोज यहाँ पे हम करंट को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एक्सप्रेस करना चाहिए तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू 1 बाई एल इंटीग्रेशन VL इंटू डी टी फ्रॉम 0 से t, या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू t, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू t।
अब बताइए कि ये मेरा मैथमेटिकल इक्वेशन है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अब बताइए कि हम वोल्टेज में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सडन चेंज कर रहे हैं, है ना। ये VL आपका क्या हो रहा है, ये VL आपका क्या हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है। VL आपका क्या हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज के सडन चेंज को। वोल्टेज को क्या करेगा, वोल्टेज को किस में रिप्रेजेंट करेगा, सडन चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, वोल्टेज के सडन चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन जो कि सडन चेंज को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग इंपल्स फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इंपल्स फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली आप देख रहे हैं फंक्शन, ये फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा क्या है, इंपल्स फंक्शन है, ठीक है। इंपल्स फंक्शन का मतलब होता है कि जहां पे भी सडन चेंज हुआ है, जहां पे भी सडन चेंज हुआ है उसको हम एक पार्टिकुलर फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ना है, तो हम इसको आगे डिस्कशन करेंगे डिटेल से। बट अभी आप समझिए कि जहां पे भी सडन चेंज होता है उसमें अगर हमको फंक्शन से रिप्रेजेंट करना अगर होगा उसको, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इंपल्स फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मींस इस इंपल्स फंक्शन को एक्चुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डेल्टा ऑफ टी। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, डेल्टा ऑफ टी, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा ऑफ टी हो जाएगा, क्लियर। नाउ अगर आप इस VL को आप इंपल्स फंक्शन लेते हैं, ठीक है, मतलब VL के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, डेल्टा ऑफ टी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 1/L इंटीग्रेशन डेल्टा ऑफ टी इंटू dt फ्रॉम -∞ टू t, फ्रॉम -∞ टू t। तो यहां से जो आपको वैल्यू मिलता है, यहां से जो आपको वैल्यू मिलता है, इसका जो वैल्यू आपको मिलेगा, ये वैल्यू आपको कितना के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। कहेंगे सर कैसे 1 इक्वल होगा, तो आने वाले चैप्टर में जब हम डिस्कशन करेंगे इंपल्स फंक्शन के बारे में, तो वहां पे हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी आप याद रखिए कि डेल्टा ऑफ टी इंटीग्रेशन -∞ टू टी इंटू dt का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। तो जब इसको 1 के इक्वल लेंगे तो हमको I इक्वल टू कितना मिलेगा, I इक्वल टू कितना मिलेगा, I इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1/L। I इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/L। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि हम इंडक्टर में वोल्टेज का सडन चेंज किए, इंडक्टर में क्या किए, हम किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट t0 पे हम वोल्टेज का सडन चेंज किए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि उस टाइम पे इंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, I इजिकल टू 1/L। ये एक्चुअली कब है, ये t इजिकल टू t0 टाइम पे, क्योंकि डेल्टा t किस टाइम पे लिया गया है, t0 पे लिया गया है, t इजिकल टू t0 पे लिया गया है, ठीक है। तो एट t इजिकल टू t0 इंडक्टर से जो करंट पास करेगा उसका वैल्यू कितना होगा, 1/L एम्पियर, 1/L एम्पियर, ठीक है। बात समझ में आया। अब अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि इस इंस्टेंट पे कितना एनर्जी स्टोर होगा, है ना, इस इंस्टेंट पे, इस t इक्वल टू t0 पे जहां पे हम वोल्टेज का सडन चेंज कर रहे हैं, उस इंस्टेंट पे एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, W इक्वल टू हाफ LI² होता है ना। तो ये कितना मिलेगा आपको, 1/2 इंटू L इंटू I² का वैल्यू, मतलब I का वैल्यू कितना है, 1/L, तो ये आपका हो जाएगा 1/L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक L यहां से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2L, 1/2L। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, W इज इक्वल टू 1/2L, ठीक है। सो इसको भी आप लोग याद रखेंगे और इसको भी आप लोग याद रखेंगे, क्लियर। तो अगर आपसे पूछता हो कि बताइए कि जिस टाइम पे और जिस इंस्टेंट पे हम वोल्टेज का सडन चेंज करेंगे, उस इंस्टेंट पे इंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1/L एम्पियर, ठीक। और सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अगर जिस इंस्टेंट पे वोल्टेज का हम सडन चेंज करेंगे, उस इंस्टेंट पे कितना एनर्जी स्टोर होगा इंडक्टर में, तो आप क्या बोलेंगे, 1/2L बोलेंगे, ठीक है।
दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। जनरली इस प्रॉपर्टीज को नहीं डिस्कस किया जाता है, नहीं डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी टीचर्स तो नहीं डिस्कस करते हैं, बट अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं जहां पे हम करंट को सडन चेंज कर रहे हैं, तो इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है या इसको समझने में क्या दिक्कत है? आई थिंक इसके साथ ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और कोई भी डाउट नहीं होगा। यही चीज लिखा हुआ, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट बट इट अलाउज सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक। क्योंकि सडन चेंज ऑफ वोल्टेज से हमको करंट का जो वैल्यू मिल रहा है, हमको नॉन जीरो वैल्यू मिल रहा है और फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज का हमको जो वैल्यू मिल रहा है, जब हम करंट का सडन चेंज कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट मिल रहा है। सो इनफाइनाइट वोल्टेज कैन नेवर बी पॉसिबल, इनफाइनाइट वोल्टेज कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए इंडक्टर इसको अलाउ नहीं करता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिल रहा है करंट का, वो हमको 1/L मिल रहा है, जो कि फाइनाइट वैल्यू है, जो कि फाइनाइट वैल्यू है। और अगर फाइनाइट वैल्यू होगा तो हम बोल सकते हैं क्या कि वोल्टेज के सडन चेंज को अलाउ करेगा इंडक्टर, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करेंट when you change the voltage instantaneously at t is equal to t naught, and this is the energy stored in the inductor at t is equal to t naught, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग आते हैं, क्या आप लोग एक बार जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं इस वीडियो को पब्लिक करूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे पब्लिक करूंगा। सो वैसे स्टूडेंट्स जो लोग देख रहे होंगे मुझे, तो वो अपना फीडबैक और कमेंट्स जो है जरूर करेंगे, ठीक है, कि आपको कैसा लगा मेरा टीचिंग और मेरा कंसेप्ट, ठीक। नाउ हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। दैट इज द वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4, आइडियल इंडक्टर इज ए लीनियर इंडक्टर, और लीनियर एलिमेंट बोल सकते हैं, लीनियर इंडक्टर और लीनियर एलिमेंट। मतलब अगर मेरे पास इंडक्टर आइडियल होगा, ठीक है, इंडक्टर आइडियल करने का मतलब क्या कि सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंडक्टर होगा। तो ये इंडक्टर आपका कैसा एलिमेंट होगा, एक लीनियर एलिमेंट होगा, और हम इसको बोल सकते हैं कि मेरा लीनियर इंडक्टर होगा। ये मेरा क्या होगा, लीनियर इंडक्टर होगा, इफ वी हैव आइडियल इंडक्टर, ठीक है। सो अगर इसको आप मैथमेटिकली देखना चाहेंगे तो मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। VL इज इक्वल टू क्या होता है, L di/dt, है ना। वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है इन केस ऑफ इंडक्टर, VL इज इक्वल टू L di/dt। अब देखिए कहेंगे सर ये लीनियर कैसे होगा, क्योंकि ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप एक बात जानिए कि जो dy/dt है, मतलब ये जो डेरिवेटिव है, ये जो डेरिवेटिव है, ये आपका वन टाइप ऑफ ऑपरेटर है ना। जैसे कि हम प्लस लिखते हैं, तो प्लस का काम क्या होता है, दो अलग अलग नंबर को ऐड करना, या दो नंबर को ऐड करना, 2 और 3, तो रिजल्ट हमको क्या दे देगा, ये प्लस साइन हमको 5 दे देगा। वैसे ही d/dt आपका क्या है, एक ऑपरेटर है, d/dt आपका क्या है, एक ऑपरेटर है, और इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो जब ये ऑपरेटर लीनियर होगा तो ये इक्वेशन भी आपका लीनियर होगा, ये इक्वेशन भी आपका क्या होगा, लीनियर बोल सकते हैं। और जब ये इक्वेशन लीनियर होगा तो हम बोल सकते हैं कि इंडक्टर आपका क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछता हो कि आइडियल इंडक्टर कैसा एलिमेंट है, लीनियर या नॉन लीनियर, तो आप क्या बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट है, ठीक है। अंडरस्टैंड, गुड। नाउ अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल इंडक्टर पे, ठीक। P5 जिस तरीके से आइडियल इंडक्टर है तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर हम बनाए, क्वाइल बनाए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल इंडक्टर होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें सिर्फ इंडक्टर नहीं होगा, मतलब सिर्फ एल नहीं होगा, मतलब सिर्फ क्वाइल नहीं होगा आपका, उसके साथ में कुछ और भी होगा। तो अगर प्रैक्टिकल इंडक्टर आप लेते हैं, प्रैक्टिकल इंडक्टर अगर आप लेते हैं, तो इसको आप लोग रिप्रेजेंट करें इंडक्टर से, ठीक है, साथ में उसका कुछ रेसिस्टेंस वैल्यू, ठीक है, और कैपेसिटेंस वैल्यू,
ठीक है, मतलब ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये जो पूरा डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पूरा आप डायग्राम आप देख रहे हैं, ये आपका क्या होगा, ये प्रैक्टिकल इंडक्टर होगा। ये आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल इंडक्टर होगा। ठीक है, सो ये एलिमेंट कहां से आया, ये एलिमेंट कहां से आया, तो हम आपको बताते हैं कि मान लेते हैं कि सपोज ये आपका टर्न्स है, मतलब कॉइल है ना, ठीक है। और इस कॉइल को आप कैसे बनाएंगे, आप एक वायर लेंगे, लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर लेंगे, और उस वायर को मानते हैं कि वायर को आपका 1 मीटर लेंथ का है, ठीक है। तो उस 1 मीटर लेंथ को आप इसको बाउंड करेंगे, है ना, किसी मटेरियल के ऊपर बाउंड करेंगे, या ऐसे ही बाउंड कर सकते हैं। तो जब बाउंड करेंगे, 1 मीटर का वायर है, तो अगर 1 मीटर लेंथ का अगर वायर होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। मतलब अगर लेंथ होगा, उसका क्रॉस सेक्शन होगा, कुछ रेसिस्टिविटी अगर होगा, तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, उस वायर का रेसिस्टेंस वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इंडक्टर अगर आप ले रहे हैं, तो उस केस में आपका रेसिस्टेंस का जो वैल्यू मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा। ठीक है, तो वही रेसिस्टेंस आपका ये वाला है, ठीक है, कॉइल का रेसिस्टेंस। आप कहेंगे सर कैपेसिटेंस कैसे आया, कैपेसिटेंस क्यों हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन केस ऑफ प्रैक्टिकल इंडक्टर। तो कैपेसिटेंस में होता क्या है, कैपेसिटेंस में होता क्या है कि आपका एक वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होता है, दूसरा वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होता है, और इसके बीच में कुछ मीडियम होता है, इसके बीच में क्या होता है, कुछ मीडियम होता है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होता है। आगे हम डिस्कशन करेंगे कैपेसिटर जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें बेसिकली 2 प्लेट होता है, और दोनों प्लेट पे आपका वोल्टेज अप्लाई होता है, सर्टेन वोल्टेज अप्लाई होगा, और उसके बीच में कुछ अगर मीडियम होगा तो कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो मानते हैं कि सपोज ये इंडक्टर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मानते हैं कि 9 वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई किए, प्लस माइनस 9 वोल्ट। ठीक है, तो 9 वोल्ट अगर हम अप्लाई करेंगे, तो ईच टर्न्स के बीच में वोल्टेज कितना होगा, 1 वोल्ट। मतलब अगर आप इस 2 टर्न के बीच में आप वोल्टेज देखना चाहेंगे, तो कितना मिलेगा, 1 वोल्ट। मतलब यहाँ पे 1 वोल्ट होगा और यहाँ पे 2 वोल्ट होगा, तब ना डिफरेंस आपका 1 वोल्ट आएगा दोनों के बीच का। मान लें कि इसके और इसके बीच में अगर देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट, तो डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो ये जो आप वायर देख रहे हैं, वायर जो देख रहे हैं आपका कॉइल के फॉर्म में बना हुआ है, तो इसको आप एक प्लेट बना सकते हैं, इसको आप एक प्लेट बना सकते हैं, और बीच में तो आपका कुछ ना कुछ मीडियम तो है ही, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपका है। तो दोनों मिलके क्या करेगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर प्रैक्टिकल इंडक्टर होगा, तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू आल्सो रिप्रेजेंट दिस कैपेसिटेंस वैल्यू। ठीक है, और इस कैपेसिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर टर्न कैपेसिटेंस, इंटर टर्न कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसको हम लोग इस रेसिस्टेंस को बोल सकते हैं कि वायर रेसिस्टेंस या कॉइल रेसिस्टेंस। ठीक है, कॉइल रेसिस्टेंस। क्लियर, तो आई थिंक समझ में आ गया हो कि ये तीनों एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना या तीनों एलिमेंट को बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ प्रैक्टिकल इंडक्टर। और अगर आइडियल इंडक्टर होगा, तो ये रेसिस्टेंस और ये कैपेसिटेंस आपका क्या होगा, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका आइडियल है। अब देखिए इसका जो वैल्यू होगा बहुत ही स्मॉल होगा वैल्यू, है ना, इसका वैल्यू भी बहुत स्मॉल होगा, इस कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। ठीक है, तो जनरली जब हम लोग प्रैक्टिकल लेते हैं, तो समटाइम्स इस कैपेसिटेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, इस रेसिस्टेंस को लेते हैं, इस कैपेसिटेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर कम है, तो हम इस रेसिस्टेंस के वैल्यू को भी कम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडक्टर। आई थिंक तीनों लेक्चर में, प्रॉपर्टीज के तीनों लेक्चर में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और सीखे होंगे बहुत कुछ, आप कुछ नया कंसेप्ट भी आप सीखे होंगे, और ये भी फील किए होंगे कि शायद ऐसा कॉन्सेप्ट जो है दूसरे जगह पे नहीं मिलेगा। ठीक है, सो वैसे स्टूडेंट्स जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, वो लोग एडमिशन करा सकते हैं और मजा ले सकते हैं इस पढ़ाई का और इस कॉन्सेप्ट का। सो ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।